हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.53 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू बॉडीज ऑफ मास m1 इक्वल टू 1 kg एंड m2 इक्वल टू 2 kg मूव टुवर्ड्स ईच अदर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस at velocities v1 equal to 3 meter per second and v2 equal to 2 meter per second as shown in figure। आपको चित्र दिखाऊंगा मैं भी। As a result of collision, the bodies stick together. The amount of heat Q liberated as a result of collision is, यानी आपको बताना है कि इन दोनों पार्टिकल्स के कोलिजन में कितना एनर्जी का लॉस होगा। अब ध्यान दें, जो कंडीशंस गिवन है पहले आप उन्हें समझ लें। हमें दो पार्टिकल्स दिए हैं और एक डायग्राम भी साथ में दिया हुआ है जिसमें m1 मास के पार्टिकल को कुछ इस तरह से मूव करता हुआ दिखाया गया है और m2 मास के पार्टिकल को इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ इस तरह से। वेलोसिटीज की डायरेक्शन को इन एरो से प्रेजेंट किया जा रहा है और जो सिंबल्स बने हैं उनको v1 और v2 के रूप में दिखाया गया है। ये इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज हैं। हमें इन दोनों पार्टिकल के कोलाइड होने के बाद अगर ये स्टिक हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दें, वेक्टोरियली जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कुछ डाटा जिनकी हमको जरूरत पड़ेगी पहले हम उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। जो गिवन टर्म्स है मैं आपको बता दूं, m1 का वैल्यू 1 kg और v1 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ये मैं यहां नोट कर दे रहा हूं। m2 मास 2 kg और इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ये सभी डाटा गिवन है। अब ध्यान दें, सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम में इन सभी गिवन टर्म्स की हेल्प से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो जैसा हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो है VCM वेक्टर इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ द पार्टिकल्स यानी m1 प्लस m2। और इसमें वैल्यूज अप्लाई करने पर ये बनेगा 3 टाइम्स v1 वेक्टर x एक्सिस के अलोंग वेक्टर है। सो मैं इसे 3i कैप के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। एक बात पर और ध्यान दें, मास 1 kg है, सो मैं इसे चेंज करके 1 kg लिख रहा हूं। मैंने इसकी जगह वेलोसिटी का वैल्यू अप्लाई कर दिया है। प्लस m2 2 kg है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है y एक्सिस के अलोंग। सो मैं इसे 2j से प्रेजेंट कर रहा हूं। जिस डायरेक्शन सिस्टम का यूज किया जा रहा है मैं यहां पर उसे बना दे रहा हूं। आप ध्यान दें, i x एक्सिस के अलोंग और j y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को कंसिडर किया जा रहा है और डिनोमिनेटर पे जो टर्म हमें मिलेगा वो है 1 + 2 यानी टोटल मास। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के रूप में जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो होगा, आप ध्यान दें, 3i + 4j डिवाइडेड बाय 3, यानी कुछ इस तरह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब ध्यान दें, इन दोनों पार्टिकल से बने सिस्टम की नेट एनर्जी को कोलिजन से पहले कुछ इस एक्सप्रेशन से हम दे पाएंगे। आप ध्यान रखें, यह एक्सप्रेशन होगा हाफ m1 इंटू v1 वेक्टर होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 वेक्टर होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें कि किसी वेक्टर पे स्क्वायर लगाने का अर्थ उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। सो आप इसे हाफ m1 v1 वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस हाफ m2 v2 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर के रूप में समझ सकते हैं। सो इतनी एनर्जी इस सिस्टम के पास होगी कोलिजन से पहले, यानी दो पार्टिकल से बने इस सिस्टम की नेट एनर्जी को मैंने प्रेजेंट कर दिया है। और ध्यान दें कि ये एनर्जीज ग्राउंड फ्रेम से देखी गई वेलोसिटीज के टर्म में एक्सप्लेन की गई है, यानी v1 और v2 ग्राउंड फ्रेम पे बैठे ऑब्जर्वर का आउटकम है। अब ध्यान दें कि जो एनर्जी सिस्टम के लिए हमने ग्राउंड फ्रेम से मेजर्ड की गई वेलोसिटी के टर्म्स में लिखी है, अगर इसी एनर्जी को लिखने के लिए सीएम फ्रेम को इन्वॉल्व किया जाए तो सेम एनर्जी जो सिस्टम को प्रेजेंट कर रही है को हम लिख पाएंगे। यहां पर आप ध्यान दें, ये होगी हाफ
इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव वेक्टर होल स्क्वायर। यहां पर वी रिलेटिव वेक्टर होल स्क्वायर का मीनिंग वी रिलेटिव वेक्टर डॉट वी रिलेटिव वेक्टर है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन टर्म्स में। म्यू रिड्यूस्ड मास को प्रेजेंट कर रहा है। म्यू रिड्यूस्ड मास है जिसका फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के रूप में दिया जाता है, और दूसरे टर्म के रूप में होगा, ध्यान दें यहां पर ये होगा प्लस हाफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल मास। और टोटल मास चूंकि ये दो पार्टिकल का सिस्टम है तो टोटल मास को m1 प्लस m2 लिखा जा सकता है। यहां पर ध्यान दें पहले पार्टिकल को m1 मास और दूसरे को m2 मास कंसिडर किया गया है। सो कुछ इस तरह से एनर्जी को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब एक बात पर यहां पर ध्यान दें कि ये दोनों टर्म टोटल सम के रूप में जिस एनर्जी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों टर्म्स का सम भी उसी एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है। ये बात अपने थ्योरी पार्ट में हम एक्सप्लेन करते हैं। सो उस फॉर्मूले को जो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं मैं इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूले के रूप में यूज कर रहा हूं। सो थ्योरी पार्ट में आप इस बात को समझ पाएंगे कि जो एनर्जी सिस्टम के लिए पार्टिकल्स की इंडिविजुअल एनर्जी के रूप में ऐसे लिखी जाती है, उसी एनर्जी को रिड्यूस्ड मास के टर्म में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। सो इस लैंग्वेज में हमने दोनों पार्टिकल्स की एनर्जीज को सेपरेटली लिखा है, जबकि इस लैंग्वेज में लिखी गई एनर्जी को आप ध्यान से समझें। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि आपने दोनों पार्टिकल्स के मास सम के बराबर मास का एक पार्टिकल सीएम फ्रेम पे कंसीडर किया और यह माना कि वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। सो इस वेलोसिटी से ट्रेवल करने वाले दोनों पार्टिकल के मास के सम के बराबर मास वाले पार्टिकल की एनर्जी को इस टर्म से प्रेजेंट किया गया है, यानी इसे हम सीएम फ्रेम की एनर्जी के रूप में लिख रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दोनों पार्टिकल्स में जो एनर्जी है उसे इस टर्म के रूप में लिखा जा रहा है। सो इस प्रेजेंटेशन में एक सिस्टम की टोटल एनर्जी को सीएम फ्रेम की एनर्जी और सीएम फ्रेम से पार्टिकल्स में जो एनर्जी दिखती है उस फॉर्म में लिखा जाता है। अब ध्यान दें यहां पर इस प्रॉब्लम में हमें यह बताना है कि कोलिजन के कारण कितना एनर्जी लॉस हुआ है। तो यह बात सिंपली आप समझ सकते हैं कि जब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा और दोनों पार्टिकल ये दिया हुआ है कि स्टिक हो जाते हैं, तो स्टिक हो जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव दोनों पार्टिकल्स में किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्टिक होने के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी और सीएम फ्रेम की वेलोसिटी सिमिलर होगी। तो उस केस में जब कोलिजन के बाद हम एनर्जी को लिखेंगे तो इस फर्स्ट पार्ट को जीरो हो जाना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि स्टिक हो जाने के बाद दोनों पार्टिकल्स जब सीएम की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे होंगे तो वी रिलेटिव वेक्टर की वैल्यू जीरो वेक्टर हो जानी चाहिए। सो उस केस में कोलिजन के बाद ये टर्म इस एक्सप्रेशन से हट जाएगा और तब इस सिस्टम के पास केवल यही एनर्जी रिमेनिंग बचेगी। एक बात यहां पर और ध्यान दें, चूंकि इस प्रॉब्लम में दोनों पार्टिकल आपस में कोलिजन कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में किसी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्स को यूज नहीं किया जा रहा है। सो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में इस सेकेंड टर्म में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। आप ये जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में मोमेंटम चेंज नहीं होता है और दोनों पार्टिकल के मास का सम ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। सो इस सेकेंड एक्सप्रेशन को कोलिजन के बाद की कंडीशन में भी इतना ही होना चाहिए, जबकि फर्स्ट टर्म को जीरो हो जाना चाहिए। तो ध्यान दें, अगर इस कंप्लीट डिस्कशन को जो अभी हमने किया मैं कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की एनर्जी को लिखने में यूज करूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, आप इसको समझें। हम लिख पाएंगे एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अगर मैं कोलिजन से पहले की एनर्जी को प्रेजेंट करूं तो मैं इसे लिख पाऊंगा हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव स्क्वायर, यानी v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर स्क्वायर। हम जानते हैं इनकी वेलोसिटीज को v1 वेक्टर और v2 वेक्टर दिया गया है और
सेंटर ऑफ मास पे एक पार्टिकल को इमेजिन करते हुए हम दूसरे पार्ट को लिख पाएंगे हाफ p वेक्टर स्क्वायर, जो कि होगा m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यानी सिस्टम की एनर्जी को कुछ इस तरह से लिखा जा सकेगा कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद जब हम इस एनर्जी को प्रेजेंट करेंगे तो ये एनर्जी क्या होगी, ध्यान दें, ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा और इस सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे, आप ध्यान दें, ये होगा प्लस हाफ m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये बात आप क्लियरली समझें कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम की एनर्जी को चेंज तभी किया जा सकता है जब किसी एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस हो। यहां पर आप इस बात पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट इन दोनों फॉर्मेट में लिखी गई एनर्जी को कंक्लूड नहीं कर पाता है। तो ध्यान दें कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपको यही आउटकम मिलेगा। इस बात को आप क्लियरली समझें। अपने थ्योरी पार्ट में जब हम सभी प्रकार के आर्टिकल्स और डेरिवेशन क्रिएट करते हैं तो इन सभी बातों को हम वहां एक्सप्लेन करते हैं। आज मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में से एक फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल यूज किया है। तो वहां पर थ्योरी पार्ट में हम ये सीखते हैं कि जिस एनर्जी को पार्टिकल्स की इंडिविजुअल एनर्जी के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, उसी को अगर एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर पार्टिकल इमेजिन करके लिखा जाए तो इन दोनों टर्म्स के रूप में लिखा जा सकेगा। एक बार मैं और बता दूं कि जब आप एनर्जी को इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप सेंटर ऑफ मास के बराबर एक पार्टिकल को एज्यूम करते हैं और आप ये मानते हैं कि वो cm की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। उस पार्टिकल की एनर्जी को हम cm फ्रेम की एनर्जी कहते हैं और cm फ्रेम से पार्टिकल्स में जो एनर्जी दिखती है, यहां पर ध्यान दें कि cm की वेलोसिटी और पार्टिकल्स की वेलोसिटी में एक रिलेटिव बिहेवियर हो सकता है। इस एग्जांपल में भी आप देख पा रहे हैं कि जब फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर 3i कैप है, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का वेक्टर 2j कैप है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 3 से दी जा रही है। इसका मतलब cm की वेलोसिटी और सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती हैं क्वेश्चंस में। सो जब आप एनर्जी को इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं तो आप cm की एनर्जी के रूप में एक ऐसे एज्यूम्ड पार्टिकल की एनर्जी लिखते हैं जिसका मास सभी पार्टिकल्स के सम के बराबर और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होती है। सो ये एनर्जी cm फ्रेम की एनर्जी के रूप में कही जा रही है, इसे हम इस तरह से कह रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल्स की एनर्जी को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। इस बात को क्लियरली आप समझें कि अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, तो आपको यही आउटकम मिलेगा। इस आउटकम को इस तरह से लिख के केवल सिंपली प्रेजेंट किया जाता है। अब ध्यान दें, ऐसा करने से जो बेनिफिट हुआ है वो आपको इस क्वेश्चन में दिखेगा। आप देख पा रहे हैं कि कोलिजन से पहले हमने एनर्जी को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया और कोलिजन के बाद हम क्लियरली समझ पाए कि इस पार्ट को 0 हो जाना चाहिए। आप ये फिर से समझें कि जब दोनों पार्टिकल कोलाइड होकर स्टिक हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास, पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, सभी की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी और उस केस में सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पार्टिकल वेलोसिटी लेस दिखाई देंगे क्योंकि वो cm की वेलोसिटी से ही चल रहे होंगे। इस पार्ट को 0 हो जाना चाहिए और चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए और दोनों पार्टिकल के मास का सम एक कांस्टेंट है, ये बात हम जानते हैं। इस टर्म में किसी प्रकार का कोई चेंज मैंने नहीं किया है कोलिजन के बाद भी। और अब अगर मुझे एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना हो तो आप समझ सकते हैं कि मुझे बिफोर एनर्जी में से आफ्टर एनर्जी को माइनस करना होगा। इस टर्म को कैंसिल करने के बाद एनर्जी लॉस के लिए जो फाइनल वैल्यू हम लिखेंगे वो होगी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर होल स्क्वायर। ध्यान दें कि इस तरह से एनर्जी को इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करके हम अपने क्वेश्चन में कैलकुलेशंस को काफी कम कर पा रहे हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि केवल हमें v1 वेक्टर और v2 वेक्टर की वैल्यूज पुट करनी है। इस पूरे डिस्कशन में cm की वेलोसिटी को भी केवल
रिलेटिव वेलोसिटी समझाने के लिए मैंने यूज किया है। आप समझ सकते हैं कि सीएम की वेलोसिटी का यूज केवल यह बताने के लिए किया गया है कि इन दोनों पार्टिकल्स में एक रिलेटिव वेलोसिटी अवेलेबल है सीएम फ्रेम से, ताकि आप ये समझ सके कि ये टर्म किस एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा है। और अब मैं इसे फाइनल सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान दें, ये होगा हाफ m1 इंटू m2 जो कि 1 इंटू 2 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 3 kg, और v1 माइनस v2 वेक्टर को हम लिख पाएंगे 3i कैप माइनस 2j कैप होल स्क्वायर। और अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो फाइनल आउटकम आएगा आप उसको ध्यान से देखें। मैं ये टर्म यहां से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एनर्जी लॉस आएगा Q इक्वल टू 1/3 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर डॉट 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर। आप ये जानते हैं कि वेक्टर के स्क्वायर का मीनिंग डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स के बीच में। और फाइनली इसे सॉल्व करने पर जो आउटकम हमें मिलेगा उसे ध्यान से देखें, वो होगा 3 3 जा 9। मैंने i को i से डॉट किया है और आप जानते हैं कि i डॉट j 0 होता है, j डॉट i की वैल्यू भी 0 होगी और फाइनल टर्म के रूप में हमें मिलेगा -2 इंटू -2 यानी +4। सो फाइनली एनर्जी को लिखा जा सकता है 13/3 जूल। यानी इस प्रोसेस में जब ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेंगे तो 13/3 जूल एनर्जी का लॉस होगा। 13/3 जूल एनर्जी का लॉस हुआ है इस इंपैक्ट में और यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। एक बात पे और ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम को इस क्लिप में हमने रिड्यूस्ड मास की एनर्जी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे कंसीडर किए गए पार्टिकल की एनर्जी के हेल्प से सॉल्व किया है। अपनी नेक्स्ट क्लिप में हम ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के व्यू से इस प्रॉब्लम को एक बार और सॉल्व करेंगे। दोनों में से आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। हालांकि कई प्रॉब्लम्स में आप ये बात समझें कि सीएम फ्रेम से किया गया एनालिसिस ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इस एनालिसिस में आप इस बात पर ध्यान दें कि जब हमने बिफोर और आफ्टर एनर्जी को प्रेजेंट किया तो इस पैटर्न में लिखी गई एनर्जी के सेकंड टर्म में कभी कोई चेंज नहीं आएगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो आप समझ सकते हैं कि केवल रिड्यूस्ड मास वाले पार्ट की एनर्जी को कैलकुलेट करने से ही लॉस से रिलेटेड कैलकुलेशंस हमें पता लग जाएंगे। जबकि बेसिक एनर्जी के फॉर्मेट में जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों ही कंडीशंस में इस एनर्जी अमाउंट को चेक करना होगा। सो नेक्स्ट क्लिप में हम बेसिक मेथड से यानी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि आप दोनों मेथड्स को समझ सकें। थैंक यू।